कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। उसके बाद श्री सुरेश प्रभु एक विषय के बारे में और श्री धर्मेंद्र प्रधान एक अन्य विषय के बारे में एक टिप्पणी करेंगे, और उसके बाद आप अपने प्रश्न पूछ लीजिए। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो कैबिनेट के सामने आया, वो पूरी बजट प्रक्रिया के संबंध में था, और जो निर्णय हुए पहला विषय था कि रेल बजट और जनरल बजट, उन दोनों को मर्ज करने के संबंध में। ये एक परंपरा सन 1924 में आरंभ हुई थी, जिस वक्त एक एक्सपर्ट कमेटी ने यह कहा कि सरकार का बहुत अधिक खर्चा जो होता है वो रेलवेज में होता था। रेलवेज का जो खर्चा था, कई ऐसे वर्ष उस वक्त थे जबकि जनरल बजट से ज्यादा होता था। धीरे धीरे परसेंटेज टर्म्स में जनरल बजट बढ़ता गया, और आज कई महत्वपूर्ण विभाग ऐसे हैं जिनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर रेलवे से अधिक है, लेकिन वो जनरल बजट का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर डिफेंस, हाईवेज और ट्रांसपोर्ट के भी जो प्रपोजल्स आते हैं, अगर पीपीपी प्रोजेक्ट्स जोड़ लिए जाएं तो उनका भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। इस बीच में नीति आयोग ने एक श्री विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने एक अपनी डिटेल्ड सिफारिश की थी कि अब वक्त आ गया है कि रेल बजट का जो साइज है वो जनरल बजट के तुलना में बहुत कम है, और जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है, और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। और जो सरकार का ओवरऑल फिस्कल डिसिप्लिन है और जो डेवलपमेंटल दिशा बजट की है, रेल बजट भी उसका एक अंग होना चाहिए। मंत्रिपरिषद ने इसलिए इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। देयर विल बी ओनली वन बजट विच विल बी द जनरल बजट, and all proposals with regard to the railways will be a part of the general budget. Consequently, there will be only one appropriation bill. जो रेलवेज की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और उसका अपना एक्सपेंशन व्यय है, उसकी फंक्शनल ऑटोनॉमी है, वो सब बरकरार रहेगी। इट्स फंक्शनल ऑटोनॉमी विल कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो टेक एन इनिशिएटिव टू इंश्योर दैट देयर इज अ सेपरेट डिस्कशन ऑन द रेलवेज एक्सपेंडिचर each year, so that there is an element of detailed parliamentary scrutiny and accountability. The capital at charge with the government, which is given for various capital projects to the railways, stands at rupees 2.27
lakh crores. So that cease to be a liability of the railways once the merger in the general budget remains. And consequently, the dividend which the railways has to pay on this amount will not be needed. दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन था जो पिछले साल इस वर्ष के आरंभ में बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की जो डिस्टिंक्शन है वो आने वाले वर्ष से समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा विषय बजट्स की डेट के संबंध में था और सैद्धांतिक रूप से सरकार इस विषय के पक्ष में है कि जो बजट की पूरी प्रक्रिया है, बजट पारित होना, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे चर्चा होना और फिर फाइनेंस बिल पास होना, ये सारी प्रक्रिया 31 मार्च से पहले समाप्त हो जाए, क्योंकि सरकार का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और इसलिए ये कई निर्णय जो 1 जून से लागू होते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स प्रपोजल्स, क्योंकि फाइनेंस बिल पास होता है मई के महीने में, उस परिस्थिति से अब हम लोग हटे। सैद्धांतिक तौर से सरकार इसलिए बजट डेट और बजट सेशन को एडवांस करने के पक्ष में है, लेकिन इस आने वाले वर्ष में जो स्टेट असेंबलीज का कैलेंडर होगा इलेक्शंस का, उसको मद्देनजर देखते हुए उसकी स्पेसिफिक डेट सरकार तय करेगी। क्योंकि पहले भी देखने को मिला है कि जब असेंबलीज के चुनाव हो रहे होते हैं, ये 2012 में भी था और 2007 में भी था, तो फिर सांसदों का दबाव होता है कि वो अभी कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टीज लगना चाहती हैं। तो दैट कैलेंडर फॉर दिस ईयर, बिकॉज ये 5 साल में एक बार होता है कि 2007, 2012 और फिर 2017, ये कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि वो उसी साल आ रहा है। तो while we in principle are in favor of finishing the entire financial business of the government before 31st of March, so that the implementation can begin on the 1st of April and the expenditures can begin, the taxation proposals can begin, the actual dates will be decided after a consultation depending on the calendar of the state assembly elections. इसके अतिरिक्त 2-3 और प्रमुख निर्णय मैं इस बार 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि फ्रीडम फाइटर्स की जो पेंशन है या उनके एयर्स को जो मिलती है, वारिसों को जो मिलती है, उसको 20% प्लस डीए के आधार पर बढ़ाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने उस प्रस्ताव को आज स्वीकार किया। एक महत्वपूर्ण निर्णय था कि जो एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन के झगड़े होते हैं, मैरिटाइम क्लेम्स होते हैं, जो समुद्री जहाज आते हैं, तो पुराने 19वीं सेंचुरी के कानून चल रहे थे और उन्होंने केवल ज्यूरिसडिक्शन जो अधिकार दिया था कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के हाईकोर्ट्स को दिया था, क्योंकि जब वो कानून बने थे तो पोर्ट्स केवल इन 3 स्थानों पर होंगे।
और अब पूरे पेनिनसुला में अधिक अलग अलग राज्यों में, गुजरात से लेकर अगर जाएं हम केरल तक, कर्नाटक तक, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कई राज्य ऐसे हैं जहां बहुत इफेक्टिव फंक्शनिंग इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं। तो इसलिए वो जो पुराने लॉज को रिपील करके मंत्रिपरिषद ने एडमिरलिटी, ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरिटाइम क्लेम्स बिल्स 2016 को आज स्वीकृति दी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल था जिसमें यूएसओएफ जो फंड है उसमें से 1250 करोड़ की सब्सिडी बीएसएनएल को दी जाएगी, जो कि वायरलाइन, रूरल वायरलाइन कनेक्शंस के एक्सपेंशन के लिए। एक और प्रमुख बजट प्रपोजल था। देयर वाज एन इंपॉर्टेंट बजट अनाउंसमेंट with regard to raising of some extra budgetary resources through issuance of bonds by various institutions, including the PFC, the IREDA, IWAI, NABARD, NHAI, and the total number of bonds which were announced was 31,300. So the cabinet gave approval to this proposal also. मैं अब श्री सुरेश प्रभु जी रेलवे बजट वाले प्रपोजल्स के संबंध में और एक जो कन्वेंशनली हमारी जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन थी उसके एक्सपेंशन और उसको और सेंट्रल सपोर्ट देना क्योंकि उसकी फंडिंग कम थी, वो एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उसके संबंध में श्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी टिप्पणी करेंगे। पूरे विश्व में हमारी देश की एक खासियत रही है कि रेल बजट एक ही लोग प्रेजेंट करते थे, लेकिन उसका लाभ देश को रेल के हित में ध्यान में रखते हुए क्या उसकी आवश्यकता है, उससे क्या लाभ होगा, उसके ऊपर सबके ऊपर सोच के बाद आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि रेल बजट और मेन बजट मर्ज किया जाएगा। उसके और कुछ बिंदु रहेंगे, जिसमें एक तो रेलवे की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, द डिपार्टमेंटली रन कमर्शियल एंटरप्राइज, इट विल बी बरकरार रहेगी, जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा। फाइनेंशियल पावर रूल्स, पावर, जनरल मैनेजर, डीआरएम को जो आज हमें उनको देके रखे, वो भी उसी तरह से बरकरार रहेंगे। रेलवे को जो डिविडेंड देने की बड़ी लायबिलिटी होती थी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा, वो भी देने की जरूरत नहीं होगी। मेन बजट से part of capital expenditure will be borne, so that will also help railways to increase its capex more. As it is, you are aware that railway has increased the capital expenditure substantially. Last year we are targeted 1 lakh crore, this time is 1,21,000 crores, and we are already on track to meet that. We will be able to raise resources through extra budget resources, and for the first time for last 2 years we have been raising resources substantially higher than any time in the past through extra budgetary resources. That will continue to operate. We are also trying to raise resources from multilateral resources. That will be also possible. And the railway has been, and there has been a number of committees, including the expert committees. Also, the Niti Aayog committee has said that the social service obligation liability, how that should be borne by the main budget or other resources, we have to look into it. And therefore, we have decided to look into that aspect separately. And we'll work out some other modalities like other issues related to merger of the budget. But from
this year onwards there will be one single budget, and that would mean that railways and union budget will work in harmony, will work together. This will also bring in huge spin-off benefits like having an integrated transport solution, because as we have seen over a period of time, railway has been losing substantial part of a nodal transport share. Now once we have an integrated approach, allocation of public resources where they are really most needed, considering the environmental aspect of it, railway is the most environmentally transportation, so we'll be able to address that issue. So I think this is a major decision, and from 16-17, unfortunately I'll not be able to meet you while presenting the budget, but we'll meet after that. Thank you, sir. मित्रों, जैसे वित्त मंत्री जी ने इसके बारे में उल्लेख किया है कि बहुत दिनों से जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के बारे में कल्पना ही चली रही थी। उसको एक ग्राउंड में ले आने के लिए उसकी सारा इकोनॉमिक मॉडल को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में अलग पाइपलाइन कंपनी बना के 1985 से गेल को जिम्मेवारी दिया गया था पाइपलाइन नेटवर्क खड़ा करने के लिए। बाद में जीएसपीसी और कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग पाइपलाइन डाले थे, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने 40% लागत पे देश की पूर्वी भारत में महत्वपूर्ण पाइपलाइन ग्रिड की योजना बनाई है। जगदीशपुर हल्दिया के साथ साथ बोकारो से धामरा 2500 किलोमीटर की एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होने वाला है, जिसकी कुल लागत 12,940 करोड़ रुपया और उसमें से 40% गवर्नमेंट फंडिंग। मैं आपको एक विषय पेट्रोलियम विभाग की ओर से बताना चाहूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को। पहली बार देश में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑयल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने वाला है। 40% ओआईडीबी फंडिंग, ओआईडीबी शेष कलेक्शन होती थी, लेकिन सच में कभी इसकी ऑयल सेक्टर की डेवलपमेंट के काम पे कई सालों से नहीं आती थी। पहली बार सरकार ने उस फंडिंग को इस प्रोजेक्ट में लिंक किया है। 2,539 किलोमीटर 2539 किलोमीटर की ये पाइपलाइन बनेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा ऐसे 5 राज्यों में ये स्प्रेड होगी। हमारी प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है कि पूर्वी भारत की विकास। पूर्वी भारत की 3 फर्टिलाइजर प्लांट की रिवाइवल उसी के साथ जुड़ा हुआ है। गोरखपुर, बरौनी, सिंधरी 3 रिफाइनरी की नेटवर्क उसके साथ जुड़ेगी, जिसमें गैस की आवश्यकता रहती है। बरौनी, हल्दिया और पारादीप ये ग्रिड पे आ जाएगा। उसके अलावा घर में पाइप गैस और ट्रांसपोर्टेशन में पाइप गैस, ये अभी तक नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया की, सदर्न इंडिया की प्रोजेक्ट है। पहली बार ईस्टर्न इंडिया में पाइप नेचुरल गैस घर में पहुंचेगी, सिटी ट्रांसपोर्टेशन में पहुंचेगी। 7 ऐसे शहर को फास्ट पेज पे चुना गया: बनारस, पटना, रांची, जमशेदपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर और कटक। ये प्रोजेक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसकी सीजीडी और पाइपलाइन दोनों में कुल मिला के 19,000 करोड़ रुपया की खर्चा होगी और ये आने वाले 2-2.5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, इसकी पूरा योजना हम लोगों ने बनाए हैं। और ये पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांति, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की ये साथ जुड़ा हुआ है। फर्टिलाइजर की उपलब्धि होना, सीजीडी बिल्डअप करना, रिफाइनरी में या इसको पहुंचाना, और इस 5 राज्यों की 25 इंडस्ट्रियल टाउन, जिसमें फूड प्रोसेसिंग में यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा या वेजिटेबल की काफी सारा क्लस्टर है। इसको वैल्यू एडिशन करने के लिए वित्त मंत्री जी ने इस बार बजट में 100% एफडीआई की व्यवस्था किया है, लेकिन ये तब तक एफडीआई
साकार होगा जब तक उनको क्लीन फ्यूल चाहिए। गैस एक बहुत आवश्यक है फूड प्रोसेसिंग यूनिट को डेवलप करने के लिए। मैं मानता हूं ये 4-5 विषय पूर्वी भारत के विकास के लिए सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल है। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.